Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where we bring complex AI concept in a very simple and everyday language. No mathematics, nothing. So my name is Nikita and in today's lecture we will be learning about transformer architecture. Okay, so let's start the video. So this is the transformer architecture. You can see, I hope it is clearly visible to you. So in this आराम से पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे आराम से। क्या है ये, इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन ये बहुत ईजी है और बहुत प्यारा आर्किटेक्चर है। अब सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि ये जो NX है, यहाँ पे भी NX है, ये क्या है? तो ये होते हैं तुम्हारे नंबर ऑफ इनकोडर्स और नंबर ऑफ डिकोडर्स। ये वाला जो पार्ट है इज कॉल्ड इनकोडर, और जो ये राइट साइड वाला जो पार्ट है दैट इज़ योर डिकोडर। ओके, सो इससे तुम्हें क्लियर हो गया कि जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज इनकोडर एंड सेकंड वन इज योर डिकोडर। इसलिए NX तुम्हारी हो गया नंबर ऑफ इनकोडर्स, नंबर ऑफ डिकोडर्स। दैट मीन्स कि इतना ये जो पार्ट है ये तुम्हारा एक इनकोडर है। इट मीन्स कि जो भी इनपुट इसके अंदर जाएगा, इसका जो भी आउटपुट तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा अगेन एक और इनकोडर के अंदर जाएगा। दैट मीन्स ये सेम पार्ट विल बी हियर। फिर इसका जो आउटपुट होगा वो अगेन एक अनदर इनकोडर में जाएगा। सेम आर्किटेक्चर यहाँ पे होगा, सेम आर्किटेक्चर यहाँ पे होगा। तो ये जो है, ये जो इनकोडर है, ऐसे 6 इनकोडर्स, ऐसे 6। ये तो तुम्हें एक दिखा रखा है सिंपलिसिटी के लिए, तुम्हें एक इनकोडर का आर्किटेक्चर दिया, लेकिन रियल आर्किटेक्चर में ये इनकोडर्स 6 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे जो ये डिकोडर है ये भी तुम्हारे 6 होते हैं। इसका मतलब NX की जो वैल्यू है यहाँ पे ये 6 है। तो इस वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो आई एक्सप्लेन बोथ द एनकोडर एंड डिकोडर। अदरवाइज फर्स्ट हम एनकोडर वाला पार्ट देखेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिकोडर वाला पार्ट। ओके, तो एनकोडर वाले पार्ट में स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं थोड़ा। तो इसमें यू कैन सी कि यहाँ पे तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा इनपुट है। इनपुट में क्या होता है, तुम्हारे 3 स्टेप फॉलो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हारा बना देती हूँ। इनपुट में तुम्हारे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं इनपुट में। उसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट जाएगा मल्टी हेड अटेंशन में जाने से पहले। ये इतने वाले पार्ट में मल्टी हेड अटेंशन में जाने से पहले इतने पार्ट में तुम्हारे 3 स्टेप हो जाते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे तुम्हारा इनपुट है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, जितना भी इनपुट गया, लेट सपोज कि मेरा इनपुट गया है आई लव प्लांट्स। ये मेरा इनपुट है कि इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ट्रांसलेशन वाला हमने ट्रांसफॉर्मर लिया जिसमें हमारा टास्क है टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन 2-3 तरह से होता है। एक तुम्हारा वर्ड बाय वर्ड भी होता है टोकनाइजेशन। लेट सपोज कि आई लव प्लांट, ऐसे टोकनाइज कर दिया। ठीक है, पार्ट में डिवाइड कर दिया। या फिर तुम्हारा होता है कैरेक्टर वाइज भी होता है। जैसे लव को हमने टोकनाइज कर दिया, L अलग कर दिया, O अलग कर दिया, B अलग कर दिया और E अलग कर दिया। कैरेक्टर वाइज हो गया। सेंटेंस बाय सेंटेंस भी होता है, जैसे कि आई लव प्लांट्स, इसके बाद में कोई और सेंटेंस है तो इस एक सेंटेंस को एक में टोकनाइज कर देंगे, तो लाइक वाइज। अब हमने वर्ड बाय वर्ड टोकनाइजेशन लिया है तो इसको 3 पार्ट में हमने टोकनाइज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है तुम्हारा टोकनाइजेशन के बाद आता है एम्बेडिंग। ठीक है, एम्बेडिंग में क्या होता है, ये जो 3 वर्ड्स में जो हमने जो डिवाइड किया है आई लव प्लांट, तो आई को एक वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, लव को भी एक न्यूमेरिकल वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे प्लांट्स को भी एक अलग से वेक्टर में हम रिप्रेजेंट कर देंगे न्यूमेरिकल वेक्टर में। दैट इज़ कॉल्ड एम्बेडिंग। थर्ड पार्ट में आएगा तुम्हारा पोजिशनल एनकोडिंग। हियर यू कैन सी पहले इनपुट था, टोकनाइज हो गया, एम्बेडिंग हो गया, नेक्स्ट तुम्हारा पोजिशनल एनकोडिंग आ जाएगा। अब ये पोजिशनल एनकोडिंग का क्या काम होता है, देखो ये मैं बताती हूँ। पोजिशनल एनकोडिंग में अब पहले जो RNN जो पुराने जो ओल्डर मॉडल्स थे उसमें क्या होता था, वर्ड बाय वर्ड की एम्बेडिंग होती थी। ठीक है, ये पहले आई जाएगा, उसकी एम्बेडिंग, उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, लव जाएगा, उसको कन्वर्ट किया, एंड देन प्लांट जाएगा, उसको कन्वर्ट किया। तो हमें पता रहता था कि ये वाला जो वेक्टर है पहले कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स ये आई का होगा, ये लव का होगा, ये प्लांट्स का होगा। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, पैरेलली हम वर्ड्स को भेजते हैं। इसका मतलब आई लव प्लांट्स सबको एक साथ भेज दिया एम्बेडिंग के लिए, जिससे क्या होगा कि हमें ये नहीं पता कि ये वाला जो वेक्टर है वो लव का है कि आई का है कि यू का है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पोजीशन होती ही नहीं है, रैंकिंग होती ही नहीं है, कोई टैगिंग होती ही नहीं है। इसलिए हम पोजिशनल एनकोडिंग बीच में ऐड कर देते हैं कि यहाँ से जितने भी एम्बेडिंग वेक्टर आएंगे न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट होकर एक पोजिशनल एनकोडिंग लगा दी कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर इस वर्ड का है, ये वेक्टर इस वर्ड का है। तो यहाँ पे एक पोजीशन मिल जाएगी सबको अपनी अपनी। तो अब हमने इतना पार्ट पढ़ लिया, इसका मतलब अब हम कहाँ आ गए, हम अब यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 न्यूमेरिकल वेक्टर्स हैं हमारे पास।
जो हमने टोकनाइज करके, एम्बेडिंग करके, पोजिशनल इनकोडिंग करके हमें पता चल गया ये 3 सीक्वेंस में हमारे पास 3 वेक्टर हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि एक एरो इधर भी है, तो पहले हम मल्टी हेड अटेंशन का पढ़कर हम इस एरो को बाद में देखें, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे काम आ रहा है एरो, ठीक है। अब मल्टी हेड अटेंशन क्यों लगा है, क्योंकि देखो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी एम्बेडिंग होती है, ये हमारी नॉर्मल सिंपल एम्बेडिंग है, ये कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग नहीं है, जो कि हमारी मल्टी हेड अटेंशन जो हमने सेल्फ अटेंशन में पढ़ा था, जिसमें तुम्हारी एम्बेडिंग कॉन्टेक्चुअल बेस्ड एम्बेडिंग होती है, जिसमें तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता रहता है। इस एम्बेडिंग में क्या है, ये जो हमने यहाँ पे एम्बेडिंग हुई है हमारी वेक्टर्स की, जो हमें 3 वेक्टर्स मिले हैं, इसमें अगर हमारे पास 2 सेंटेंस होंगे, दैट मनी बैंक वाला बैंक होगा और एक रिवर बैंक वाला बैंक होगा, तो दोनों के वेक्टर सेम होंगे, सिमिलर होंगे। मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है, इस तरीके से एम्बेडिंग करता है जिसमें तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट भी होता है। दैट मीन्स रिवर वाला बैंक और मनी वाला बैंक दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसलिए हमने ये मल्टी हेड अटेंशन लगाया है कि तुम्हारे जो वर्ड है सेंटेंस में, उनका एक डीप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग तुम्हें निकल कर आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस मल्टी हेड अटेंशन पे पहुँच गए, तो मल्टी हेड अटेंशन में क्या होगा, ये जो 3 वेक्टर आए हैं, ठीक है, इसमें तुम्हारे हेड्स लगे हैं, जो कि हम मल्टी हेड अटेंशन की जो हमारी वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ये, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, मतलब आसपास के वेक्टर से कंपेयर करते हैं कि मैं किससे कितना रिलेटेड हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपना वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं मुख्य को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना कॉन्टेक्स्ट वो लेते हैं। मल्टी हेड में होते हैं, जैसे एक हेड है तुम्हारा सेल्फ अटेंशन करेगा, तो मतलब सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो ऐसे ही तुम्हारे मल्टी हेड्स होते हैं। मल्टी हेड्स होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एच हेड है, तो हर ईच हेड विल फॉलो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ईच हेड तुम्हारा अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचेगा, ईच हेड तुम्हारा इंडिविजुअल अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा इन वेक्टर्स को देखकर, ठीक है। और ये जो सारे हेड हैं, ये जो एच मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, ये सारे साइमल्टेनियसली तुम्हारा मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एच को एक बुक मिली, वो पढ़ेगा, फिर दूसरा एच आएगा, उसको बुक मिलेगी। पूरी क्लास में सब एच के पास सेम बुक है पढ़ने के लिए, सब अपना पढ़ाई करेंगे, अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस चैप्टर को समझेंगे, और फिर मैम पूछेंगे तो सबसे सब एक्सप्लेन करेंगे, और सबकी अंडरस्टैंडिंग फिर बाकी वेक्टर्स, बाकी एच भी सुनेंगे, जो क्लास में बाकी बैठे हैं वो भी सुनेंगे कि हाँ इस एच ने क्या बोला, मेरे अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है, मेरे अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है। सबकी अंडरस्टैंडिंग मिक्स होकर एक कंप्लीट एडिशनल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी वेक्टर्स की, ठीक है। तो इसलिए हमने मल्टी हेड अटेंशन यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास ऐसे ही 3 न्यू वेक्टर्स आ गए हमारे पास, ठीक है, जो वेक्टर्स जो पहले वाले ये वेक्टर थे, इन वेक्टर से अलग है, क्योंकि ये तो सेम भी हो सकते हैं, बैंक सेम भी दे सकता है, ये तुम्हारे वेक्टर अलग आ गए, ठीक है। अब ये वेक्टर जो आए थे वो कहाँ आए थे, यहाँ आए थे, इस पॉइंट पे जो हमने एम्बेडिंग और पोजिशनल इनकोडिंग लगा दी थी, तो यहाँ पे मेरे ये वेक्टर आए थे। मल्टी हेड अटेंशन के जो ये आउटपुट है, इसने कौन से वेक्टर दिए हैं, ये 3 वेक्टर दिए हैं, ठीक है। अब ये जो ऐड एंड नॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, ऐड करेगा हमारे, क्या ऐड करेगा, जो ये वाले जो वेक्टर्स हैं और ये वाले जो वेक्टर, इसलिए ये एरो आया है कि ये वेक्टर्स मैं ऊपर लेकर जाऊंगा और ऐड करवा दूंगा इसके आउटपुट में। इसका मतलब कि ये वाला वेक्टर ऐड हो जाएगा इस वाले वेक्टर में, ठीक है, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर में ऐड हो जाएगा, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ऐड के साथ तुमने ध्यान दिया होगा NORM, नॉर्म में लिखा है, नॉर्म मीन्स नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, लेट सपोज कि ये वेक्टर, इसको वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, 1000, -500, 300, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाले वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है -0.5, 7.5 लाइकवाइज। अब ऐड करके हम इनको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, नॉर्मलाइज हम मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, अब जो वेक्टर होता है उसमें मीन से माइनस करके और डिवाइड कर देते हैं, तो ये सब करके हम इन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करेंगे। अब इतना डीप मैथ्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था कि हाँ वो मैथमेटिक्स में आते हैं। ये बस बहुत लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो कि हाँ होता क्या, अगर तुम्हें डीप में नहीं जाना है तो, ठीक है। तो ऐसे करके इन्हें नॉर्मलाइज किया जाता है और एक और वेक्टर निकल कर आता है। इसका मतलब अब हम कहाँ आ गए हैं, इसका मतलब हमारा ऐड भी हो गया, नॉर्मलाइज भी हो गया, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर हैं अभी, जो कि ऐड होकर आए हैं और नॉर्मलाइज होकर आए हैं, ठीक है। ये 3 वेक्टर जाएंगे तुम्हारे फीड फॉरवर्ड में। अब मैं तुम्हें फीड फॉरवर्ड एक्सप्लेन करती हूँ। फीड फॉरवर्ड क्या होता है, अब फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, अब एक मल्टी हेड अटेंशन में हमने अंडरस्टैंडिंग ली, ठीक है, वेक्टर्स हमने बना लिए, वहाँ पे एम्बेडिंग करके कॉन्टेक्चुअल वेक्टर बनाए हैं, मतलब कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, एप्पल इज़ अ कंपनी और अ फ्रूट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा वहाँ पे,
फीड फॉरवर्ड में 2 लेयर्स होती हैं, न्यूरल नेटवर्क होता है ये, न्यूरल नेटवर्क है, और 2 लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क में, 2 हिडन लेयर्स जो होती हैं, एक तुम्हारी होती है रेलियम और एक होती है तुम्हारी लीनियर। अब ये दोनों क्या है, रेलियम और लीनियर, दीज टू आर एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि हम न्यूरल नेटवर्क में यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा, मैं एक वो डायग्राम बना देती हूँ न्यूरल नेटवर्क का, 2 लेयर कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो लेट सपोज ये मेरी एक लेयर है, ये नोट्स है मेरे, और ये दूसरी लेयर है मेरी, ठीक है। इसमें मैंने ज़्यादा क्यों बनाया बताती हूँ मैं, ज़्यादा ही होते हैं वैसे। यहाँ से मेरा इनपुट जा रहा है, इनपुट जो भी मेरे फाइनल जो वेक्टर है ना, जिसको ऐड और नॉर्म करके लिया है, वही वाला इनपुट इसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा है क्योंकि इसका डायमेंशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ज़्यादा है क्योंकि ये तुम्हारी नॉन लीनियरिटी को बढ़ाता है, और यही वो है रेल्यू वाला जो मैंने एक्टिवेशन फंक्शन बताया, वो यही है, ये वाला लीनियर तो बहुत प्यारा सा छोटा सा, ठीक है। अब इनपुट में जो डायमेंशन है ना, लेट सपोज कि तुमने 512 क्रॉस की कोई ली है, अब मान लो कि 512 क्रॉस 3 का हमारा वेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर जाएगा, ये तुम्हारे नोट्स लगे हुए हैं, क्या काम करते हैं ये नोट्स अगर तुमने डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क पढ़ा होगा तो इसमें होते हैं वेट होता है और बायस होता है। तो वेट तुम्हारा इन वेक्टर के साथ, लेट सपोज कि मेरा x1 x2 x3 कोई वेक्टर जा रहा है, तो ये वाली लेयर क्या करेगी, ये वाली लेयर तुम्हारी W1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट है, ऐड करेगी, x2 मल्टीप्लाई करेगी इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट, x3 के साथ इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में जो भी बायस है वो ऐड हो जाएगा तुम्हारा, तो ठीक है। ये इसकी परफॉर्मेंस है। तो इस वाले लेयर में वेट और बायस मल्टीप्लाई और ऐड होकर तुम्हारा जाएगा आगे। अब इसमें क्या हुआ, डायमेंशन तुम्हारी इंक्रीज होगी। लेट सपोज 512 डायमेंशन का हमने वेक्टर लिया था, इसमें तुम्हारी डायमेंशन होगी 248 समथिंग डायमेंशन, और इसमें तुम्हारी फिर से डायमेंशन 512 डायमेंशन का इसने कर दिया, ठीक है। इसमें हमने नॉर्मल लीनियर लगाया क्योंकि इसमें हमने नॉन लीनियरिटी मॉडल की बढ़ाई है। नॉन लीनियरिटी मॉडल की क्यों बढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तुम्हारी इनपुट में, तो उसको भी अच्छी तरह देखें, कुछ भी मिस ना हो। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है तुम्हारी वो सारी कवर हो जाएंगी। बहुत डीप रिलेशनशिप तुम्हारे वर्ड्स में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी ना छूटे, इसलिए इन्हें एक लेयर लगा दी भाई, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें एक नॉन लीनियरिटी बढ़ा दी है तुम्हारे मॉडल की, कि बहुत अच्छा डीप कॉम्प्लेक्स फीचर्स भी हैं तुम्हारे इनपुट डेटा के अंदर, तो वो सारे क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ट्रांसफार्मर को समझाना, उसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया टिकी हुई है उसी पे। फिर उसके बाद में एक लीनियर लेयर लगाई है इनने, वापस तुम्हारी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए इन्हें लीनियर वाली लेयर लगा दी। सेम इसकी भी परफॉर्मेंस है, वेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी। इसके बाद में अब हमारे आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं। इसके बाद में क्या होगा, ये हमारे एक न्यू आउटपुट देगा, ठीक है। अब ये आउटपुट तो देगा ही, 3 लेयर तो होती है न्यूरल नेटवर्क में, 3 लेयर होती है। एक तो होती है तुम्हारी इनपुट लेयर, फिर होती है तुम्हारी हिडन लेयर। हिडन लेयर में हमने 2 लेयर ली हैं हिडन लेयर्स की, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, और थर्ड लेयर होती है तुम्हारी आउटपुट की। तो इनपुट में जितने डायमेंशन के वेक्टर्स आए हैं, आउटपुट में भी उतने डायमेंशन के वेक्टर्स तुम्हारे ये आउटपुट में देगा। अब ये जो 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, याद रखना, ये 3 वेक्टर्स पिंक कलर के और ये 3 वेक्टर्स ग्रीन कलर के, जो हमारे फीड फॉरवर्ड का जो इनपुट था वो वाले वेक्टर्स, दोनों को फिर से ऐड करेंगे और नॉर्मलाइज करेंगे। ऐड किया, नॉर्मलाइज किया, हमारे अगेन 3 वेक्टर्स आ गए। तो अब हमें यहाँ पे 3 वेक्टर्स आउटपुट में मिल गए। एनकोडर का काम खत्म हो गया, सिर्फ एक एनकोडर का काम खत्म हुआ है। रिमेंबर मैंने बोला था ऐसे एनकोडर्स इस आर्किटेक्चर में 6 हैं, ठीक है। तो ये वाला एनकोडर जो आउटपुट देगा वो तुम्हारे नेक्स्ट एनकोडर में जाएगा इनपुट बनकर, उस इनपुट की एम्बेडिंग होगी, पोजिशनल इंक्लूडिंग होगी, मल्टी हेड अटेंशन में जाएगा तुम्हारा कॉन्टेक्चुअल वेक्टर क्रिएट करने के लिए। पहले वाला जो इनपुट था इसका, जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन थी, वो तुम्हारी मल्टी हेड अटेंशन की जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है उसमें ऐड होगा, जिससे ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। पहले वाले का वेक्टर भी लेंगे हम, मल्टी हेड वाले को भी लेंगे, दोनों का अंडरस्टैंडिंग हमको साथ लेते हुए चलेंगे कि यहाँ वाला वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे हमें फिर न्यू वेक्टर मिलेगा, उसको फिर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में डालेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी और अच्छा उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। उसके बाद फिर से एड एंड नॉर्म होगा, जो पहले का जो वेक्टर था और जो इसका आउटपुट का है वो फिर अनदर एनकोडर में जाएगा, फिर से सेम चीज़ होगी। ऐसे 6 टाइम्स तुम्हारी सेम चीज़ होगी। लास्ट में जो भी इसका आउटपुट आएगा आफ्टर गोइंग थ्रू 6 एनकोडर्स, उसका आउटपुट लेट सपोज ये है तुम्हारा इनकोडर का फाइनल आउटपुट। ये आउटपुट तुम्हारा डिकोडर में जाएगा। अब डिकोडर में बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। इस वीडियो में आई विल डिस्कस ओनली एनकोडर वाला पार्ट, नेक्स्ट डिकोडर वाला पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। डिकोडर वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।